ये सीरीज चल रही है मध्यकालीन इतिहास की और आज हम बात करेंगे सल्तनत। चलिए आज हम बात करते हैं सल्तनत कालीन राजनीतिक व्यवस्था की। और इस व्यवस्था में क्योंकि इससे पहले कि मैंने सल्तनत काल की सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं, मैंने बारी बारी से 5 वंशों का वर्णन किया है। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और उसके पश्चात में आप देखिए जो सल्तनत कालीन उसमें राजनीतिक व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे और टॉपिक यानी एक एक फिगर के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। काफ़ी हमारे भाई कह रहे थे कि सर मैंने सल्तनत काल की वीडियो देखी और सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, वहाँ की जो निर्माण कला है, वास्तुकला, इन चीज़ों के बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इन समस्याओं को देखते हुए मैंने क्या किया है कि इसके पश्चात में एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें जितने भी सल्तनत काल में निर्माण हुए हैं वास्तुकला से रिलेटेड और इसके अतिरिक्त जितने भी निर्माण हुए हैं और चित्रकला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनका वीडियो एक हम अलग आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की। तो जो सल्तनत कालीन अगर राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो वो मुख्यतः डिपेंड करती थी इन 4 चीज़ों पर। पहली जो चीज़ थी उसमें कुरान या हदीस। ठीक है, ये कुरान और हदीस पर डिपेंड करती थी। जितने भी सुल्तान हुए हैं सभी क्या करते हैं, कुरान और हदीस को ध्यान में रख करके ही अपना शासन का संचालन करते थे। और इस चीज़ को बताता कौन था, तो बताते थे अमीर और उलेमा वर्ग। ठीक है, हमने सल्तनत काल पढ़ा और उसमें काफ़ी बार जिक्र हुआ है अमीर और उलेमा वर्ग, क्योंकि शासन का जो संचालन किया जाता था इन्हीं के द्वारा संचालन किया जाता था। तो काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये अमीर क्या है, ये उलेमा क्या है ना। तो इन चीज़ों का आज हम क्या करेंगे, पूरा पर्दाफाश करेंगे कि अमीर क्या होता है, उलेमा क्या होता है। और जो खलीफा का भी प्रभुत्व रहता था सल्तनत काल में, खलीफा का भी प्रभुत्व देखने को मिला है। और जो मेन होता था वो होता था सुल्तान, है ना। लेकिन प्रारंभ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता था खलीफाओं का, लेकिन धीरे धीरे करके सुल्तान अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और सुल्तान सर्वे सर्वा हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इस चीज़ की स्थिति को समझेंगे किस प्रकार से सुल्तान सर्वे सर्वा हो जाता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो व्यवस्था चल रही थी, जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी सल्तनत काल की, उसमें सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी इस्लामी कानून। जो इस्लामी कानून था उसे शरीयत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शरीयत। और शरीयत मुख्यतः 2 चीज़ों पर डिपेंड करता था। एक तो था उसमें से कुरान। कुरान क्या था तो समझ लीजिए दोस्तों, कुरान है क्या, तो हज़रत मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं एवं जो उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए, मुस्लिम धर्म को चलाने के लिए जो भी आदेश दिए हैं, उन आदेश और शिक्षाओं को कुरान में बताया गया है। ठीक है, किस प्रकार से मुस्लिम धर्म का जो शासन का संचालन करना है, किस प्रकार से धर्म कार्य करेगा, इन चीज़ों की जो शिक्षाएं हैं और उनके आदेशों को हज़रत मोहम्मद, जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनके आदेशों को बताया गया है कुरान में। ठीक है, अच्छा ये हदीस क्या है, तो हदीस हज़रत मोहम्मद के जो कार्य हैं एवं उनके जीवन से संबंधित जो कथाएँ हैं उनको हदीस में शामिल किया गया है। ठीक है, कि जो हज़रत मोहम्मद के कार्य हैं एवं उनके जीवन से जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हदीस में बताया गया। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका अहम रोल था सल्तनत कालीन इतिहास में। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि इस प्रारंभिक में क्या होता है कि आरंभ में जो मुस्लिम थे, मुस्लिम वर्ग का जो विश्वास था कि जो कुरान में अल्लाह की जो शिक्षाएं एवं आदेश संचित हैं, उनमें सभी कालों में, चाहे कोई भी काल हो, सभी कालों में ये जो आदेश होंगे वो उपयुक्त रहेंगे, मतलब सबके लिए समान रहेंगे। लेकिन देखा गया जिस प्रकार से वो जब भारत पर आए, आक्रमण किया, भारत पर उन्होंने राज किया, तो वहाँ पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए क्या किया गया कि किंतु समय बीतने के साथ साथ यह महसूस किया जाने लगा कि केवल कुरान से ही काम नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, हदीस का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इस चीज़ का व्याख्यान कौन करता था, तो इस चीज़ का व्याख्यान करते थे, हदीस को जो बताता था वो बताता उलेमा वर्ग। कौन बताता था दोस्तों, ये बताता था उलेमा वर्ग। ठीक है, तो उलेमा वर्ग क्या करता था, हदीस और कुरान की जो व्याख्याएं करता था, उसके संबंधी जो नियम बनाता था वो चीज़ समझाता था। उलेमा वर्ग किसको समझाता था, सुल्तान को। और सुल्तान से यह कहता था कि आपको इन्हीं
कुरान और हदीस के अनुसार ही शासन का संचालन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पहली चीज़ आपको कुरान और हदीस क्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे खलीफा के बारे में। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों का अहम रोल है, खलीफा का और सुल्तान का। अच्छा, ये क्या खलीफा क्या है, तो खलीफा के बारे में बता दें। खलीफा इस्लामी दुनिया का जो पैगंबर होता है। देखो, जो पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद साहब, उनके इंतकाल के बाद में हमने बताया खलीफा का पद आया। तो वो हमने बताया था किस प्रकार से। आप इस्लाम धर्म का वीडियो देखिए, जिसमें हमने विस्तृत चर्चा की है कि किस प्रकार से जो शिया और सुन्नी धर्म का उदय हुआ। मुस्लिम धर्म में दो संप्रदायों में मुस्लिम धर्म बढ़ गया। इस चीज़ का हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया। यहाँ पर हम खलीफा के बारे में बात करें तो जो हज़रत मोहम्मद साहब के बाद में जो खलीफा का पद आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। यानी जब कोई भी शासक कहीं भी शासन करने के लिए जाता था, ये खलीफा वर्ग से आदेश लेकर ही वहाँ पर जाता था। तो ये काम था किसका, खलीफा का। अब क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसको 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। सबसे पहले किसे प्राप्त हुई, ठीक है, तो इल्तुतमिश को। ठीक है, कब प्राप्त हुई, 1229 में। उसके पश्चात में अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने धीरे से क्या किया, मतलब कहने का असर थोड़ा सा इसमें शिथिलता बरती और खलीफा का नायब उसने प्रतिनिधि बनाया अपने आप को। किसने, याद रखने क्वेश्चन आता भी है कि अलाउद्दीन ने क्या किया, उस खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया अपने आप को। उसके बाद में मुबारक शाह खिलजी आए। देखें किस प्रकार से खलीफा का जो पद है वो कम होता जा रहा है। मुबारक शाह खिलजी आए और इन्होंने, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को क्या किया, खलीफा ही घोषित कर दिया। स्वयं को खलीफा मान लिया। किसने के खलीफा माना, वो थे मुबारक शाह खिलजी। इसीलिए काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कौन सा ऐसा सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो वो कौन थे, मुबारक खिलजी। ठीक है, उसके पश्चात में मोहम्मद बिन तुगलक आए। उन्होंने प्रारंभ में खलीफा को नकार दिया, यानी खलीफा के आदेशों का पालन करना, उसके अनुसार काम करना, ये नकार दिया। लेकिन बाद में जो अमीर वर्ग थे और जो उलेमा वर्ग के समझाने पर उन्होंने खलीफा के दायित्वों को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त खिज्र खां आता है, जो सैयद वंश का खिज्र खां होता है। यह पहला व्यक्ति था जो क्या करता था, ये खलीफाओं के अंडर में रहकर ही, एक प्रकार समझ लीजिए कि ये क्या करता था, जो तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, इसके प्रभुत्व को उसने स्वीकार किया और केवल रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार से पद होते थे खलीफा के। ठीक है, आपको कुरान हदीस समझ में आ गया, आपको खलीफा समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सुल्तान की। ठीक है, सुल्तान क्या होता है, तो सुल्तान आप इस प्रकार समझ लेते हैं कि सुल्तान एक प्रकार की मुख्य सत्ताधारी है, यानी सुल्तान ही समस्त कार्यों का संचालन करने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम है सुल्तान। ठीक है, हालांकि इसका दबाव रहता था खलीफा का और उलेमा वर्ग का, अमीर वर्ग का, इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता था। लेकिन जिन सुल्तानों ने सही से शासन किया और अपने अनुसार शासन किया, वे सभी इन चीज़ों को नकार देते थे। तो सबसे पहले जो सुल्तान, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पहला सुल्तान कौन था, तो पहला जो सुल्तान था वो था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसके बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने इस पद को, यानी सुल्तान के पद को धारण किया। इसके बाद में जो मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर जब यहाँ पर आया तो उसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये काम था किसका, ये सुल्तान का भी समझ में आ गया। ठीक है, ये मेन होते थे, मुखिया होते थे और इन्हीं के शासन में इन्हीं के शासन में पूरा जो राज्य है, पूरा शासन है, वो घूमता रहता था। तो ये, इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर देखेंगे अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग क्या होता है। तो उलेमा वर्ग आप समझ गए होंगे, जो कुरान और हदीस, जो भी धार्मिक चीज़ों का जो व्याख्यान करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उलेमा वर्ग। लेकिन जो अमीर वर्ग होता था वो क्या होता है, जितने भी प्रभुत्वशाली वर्ग होते थे, जितने भी प्रभुत्वशाली पद होते थे, उन पदों पर जो अधिकार था वो अमीर वर्ग का था। ठीक है, यानी समझ लीजिए ये सबसे उच्च पद पर आसीन जो भी व्यक्ति होते थे उनको अमीर बोला जाता था, अमीर वर्ग बोला जाता था।
ठीक है। सल्तनत काल में प्रायः सभी जितने प्रभावशाली जो पदों पर जो नियुक्त व्यक्तियों को सामान्यतः अमीर कहा जाता था और प्रशासन के संचालन में जो इन अमीरों का बहुत प्रभाव पड़ता था। इसीलिए देखा जाता है कि शक्तिशाली जैसे सुल्तान होते थे, बलबन हो गए, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, ये जब शासन करते थे तो जितने अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, वो एक बच्चे की तरीके से काम करते थे, यानी जितना आदेश दे देते थे उतना ही आदेश का ये पालन करते थे। लेकिन वहीं पर जब कोई भी शासक कमज़ोर शासक होता था, उस समय क्या होते थे, ये स्वयं शासन करने लगते थे, स्वयं ये शासन करने लगते थे। कौन? अमीर और उलेमा वर्ग। और इन्हीं के हाथों में बागडोर रहती थी, किसको राजा बनाना है और किसको डिपेंड करती थी राजनीतिक राजनीतिक स्थिति। हमने इसका व्याख्यान कर दिया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप समझ लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कुरान में जो हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं एवं आदेशों का वर्णन किया गया है, हज़रत मोहम्मद के कार्यों एवं उनके जीवन संबंधी सभी कथाओं का संग्रह जो किया गया है वो किया गया है कुरान और हदीस में। खलीफा क्या होता है? तो खलीफा इस्लामी दुनिया का पैगंबर के बाद में सर्वोच्च नेता होता है। उसकी जो अनुमति के बिना कोई भी सुल्तान स्वतंत्रतापूर्वक राज्य नहीं कर सकता। सुल्तान क्या होता है? तो सुल्तान के बारे में बताया कि सुल्तान एक सत्ताधारी शासक होता है जिन्हें खलीफा द्वारा किसी क्षेत्र के शासक के रूप में मान्यता दी जाती थी। पहले खलीफाओं के द्वारा ही सुल्तान को भेजा जाता था। सुल्तान की उपाधि थी वो तुर्की शासकों द्वारा शुरू की गई थी और महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। उलेमा और अमीर वर्ग क्या होता था, तो इसके बारे में बता चुके। जितने भी प्रभावशाली पद होते थे उन पर जो शासन होता था, यानी उन पर जो अधिकार होता था, वो अमीर वर्ग का होता था। अब देखेंगे जो सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन है। देखिए आपके समझ में आ गया कि जो सल्तनत कालीन जो कानून व्यवस्था थी मुख्यतः 4 चीज़ों पर डिपेंड करती थी, है ना। पहले तो कुरान हदीस हो गया, फिर हो गया खलीफा वर्ग, फिर हो गया सुल्तान या अमीर या उलेमा वर्ग। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समझेंगे और थोड़ा कंपेयर करते हुए समझेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ याद हो जाए। तो जो सल्तनत कालीन जो केंद्रीय शासन था दोस्तों, देखिए इसमें क्या था, सबसे जो ऊपर था वो था सुल्तान, सबसे ऊपर सुल्तान था, ठीक है। ये डिपेंड करता था सुल्तान पर कि वो किसी के आदेश को मान भी सकता है और खारिज भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक थी मंत्रिपरिषद। ये देखिए यहाँ पर हमने मंत्रिपरिषद बनाकर रखी जिससे आपको समझ में आ जाए। मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद की जो उस समय के मंत्री थे उनको बोला जाता था मजलिस ए खलवत। क्या बोला जाता है? मजलिस ए खलवत, ठीक है। अब ये क्या होता था, यानी ये होते थे, तो एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसका नाम था मजलिस ए खलवत, ठीक है। इसमें मेन यानी कहने का ऐसा जो मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल समझ लीजिए, जो मेन अधिकारी होते थे जो सुल्तान के करीब रहते थे और जो इनको क्या करते थे, जो सलाह मशवरा देते थे, वो मंत्री रहते थे किसमें? मजलिस ए खलवत में, ठीक है। यहाँ पर 4 प्रकार के मंत्री होते थे। जिस प्रकार से हमारी मंत्रिमंडल में इम्पोर्टेंट जो मंत्री होते हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल में रखा जाता है, उसी प्रकार से सुल्तान भी मंत्रिमंडल यानी मजलिस ए खलवत में जितने भी इम्पोर्टेंट मंत्री होते थे उनको रखा जाता था, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते थे। पहला जो मंत्री होता था वो होता है वजीर। कौन होता था? वजीर। पहला मंत्री होता था वजीर। दूसरा था आरिज ए मुमालिक, ठीक है। तीसरा जो था दबीर ए मुबालिक और दबीर ए मुल्क। ये 4 प्रकार के मंत्री होते थे किसमें? मंत्रिमंडल में यानी मजलिस ए खलवत में। अब हम क्या करेंगे, इनको विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो ये होते हैं सुल्तान होते थे तो एक प्रकार के राष्ट्रपति होते थे। अभी तो राष्ट्रपति को इतना भारत के राष्ट्रपति हैं तो सर्वोच्च, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो केवल संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वास्तविक अधिकार नहीं प्राप्त है। लेकिन सुल्तान को संवैधानिक और वास्तविक दोनों अधिकार प्राप्त थे। तो एक प्रकार का ये राष्ट्रपति हो जाता था। कौन? सुल्तान, सर्वे सर्वा। और ये होते थे मंत्री। वजीर कौन होते थे? मंत्री। इसीलिए बताया गया जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है उसके पश्चात में इसके 3 प्रमुख वजीर होते हैं। एक वजीर का नाम होता है ताजुद्दीन इल्दौज, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। दूसरा है नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको गद्दी प्राप्त हुई थी कहाँ की? दिल्ली की। दिल्ली की गद्दी किसे प्राप्त हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नसरुद्दीन कुबाचा ये कहाँ चला गया था दोस्तों? ये चला गया था सिंध प्रांत में, मुल्तान और सिंध के प्रांत में। और ताजुद्दीन इल्दौज कहाँ चला गया था? गजनी चला गया था, है ना। इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुके हैं।
तो ये 4 प्रकार के हो गए वर्ग। आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे उच्च पद पर सुल्तान रहेगा, उसके बाद में आता है जो मेन मंत्री होते हैं यानी वजीर होते हैं, ठीक है। और इसके पश्चात में एक मंत्रिपरिषद बनती है, मंत्रिपरिषद का मेन होता है वजीर, और इसके अतिरिक्त आरिज ए मुमालिक और दबीर ए मुमालिक। और आपने देखा किस प्रकार से राष्ट्रपति यानी सुल्तान बना, सुल्तान से प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री से अन्य मंत्री बन गए। अब सभी मंत्रियों को क्या किया गया, अब दिया जाएगा विभाग, सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुल्तान बैठा हुआ है, यहाँ पर सुल्तान है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अलग अलग विभाग सबको प्रदान करेगा। तो सबसे पहला जो विभाग होगा वो होगा दीवान ए विजारत। पहला कौन हुआ, दीवान ए विजारत, ठीक है। ये कौन सा विभाग था, मेन विभाग था, ये इसका नाम था वित्त विभाग, ठीक है, याद रहेगा। दीवान ए विजारत वित्त विभाग। दीवान ए आरिज ये कौन सा था, ये सैन्य विभाग था। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं सल्तनत काल की जो राजनीतिक स्थिति में जो केंद्रीय शासन प्रणाली है, यहाँ से ये चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दीवान ए विजारत किसे कहते हैं, तो वित्त विभाग को कहते हैं। दीवान ए आरिज किसे कहते हैं, सैन्य विभाग को कहते हैं। दीवान ए इंसा किसे कहते हैं, ये पत्राचार जो विभाग होता था उस विभाग को कहा जाता है। दीवान ए रसालत इसको विदेशी विभाग को कहा जाता है, ठीक है। 5वें नंबर पर काजी उल कुजात, ये क्या था, ये न्याय विभाग था। सल्तनत कालीन जो न्याय विभाग था वो दोस्तों क्या था, काजी उल कुजात। इसके भी जो फौजदारी, धार्मिक और जो दीवानी मामले यानी राजस्व संबंधी जो मामले हैं उनका अलग विभाग होता था। इसके बारे में भी अलग अलग चर्चा भी करेंगे सबके बारे में। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपकी एक भी नहीं छूटेगा। तो छठा देख लेंगे दोस्तों, बारिद ए मुमालिक, ठीक है। ये बारिद ए मुमालिक क्या होता था, ये गुप्तचर विभाग होता था। और जो 7वां विभाग है, जो इम्पोर्टेंट विभाग है, वो सद्र उस सुदूर यानी ये धर्म विभाग था। तो इस प्रकार के काफ़ी विभाग थे, लेकिन जो मेन विभाग थे उसका हमने यहाँ पर बता दिया है। कौन कौन से दोस्तों हो गए, ये हो गए धार्मिक विभाग भी हो गया, वित्त विभाग, न्याय विभाग, गुप्तचर विभाग, पत्राचार विभाग, है ना, ये सभी विभाग हो गए। अब विभागों में क्या किया गया, केंद्रीय सत्ता को बांट दिया गया। अभी जो बात कर रहे हैं हम वो केंद्रीय शासन की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रांतीय शासन या स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम केंद्रीय शासन की बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में जो राज व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। उसमें विभागों का बंटवारा सुल्तान ने क्या किया, विभागों का बंटवारा कर दिया। इसके राज दरबार से संबंधित अधिकारी कर्मचारी कौन थे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऐसा है कि राज दरबार में कौन कौन से अधिकारी थे। तो ये तो हो गई पूरे जो मंत्रिमंडल की बात हो गई, उसमें विभागों का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन जो राज विभाग था उसमें तो वकील ए दर, ये क्या करते थे, सुल्तान एवं दरबार के सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था वकील ए दर, ठीक है। बारबक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बारबक को आपको याद रखना है, क्योंकि जब मलिक कफूर जो पद प्राप्त किया था वो बारबक ही पद था। राज दरबार का जो प्रबंध देखता है, सारा प्रबंध देखता है, रस्म रिवाज मर्यादा की देख रेख करने वाला जो होता है वो होता है बारबक, ठीक है। और मलिक जो काफूर था 7 फीट का लंबा चौड़ा जो हिजड़ा था, ठीक है, 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है, ये एक बारबक ही था, ठीक है। एक था नकीब, नकीब क्या था, तो शाही घोषणाएं करने वाला जो व्यक्ति था उसे बोला जाता था नकीब। मुहरदार, मुहरदार क्या था, तो शाही मुद्रा के लिए जो उत्तरदायी कर्मचारी था उसे बोला जाता था मुहरदार, ठीक है। तो मुहरदार क्या करता था, शाही मुद्रा के लिए जो उत्तरदायी कर्मचारी था वो था मुहरदार, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे घरेलू कर्मचारी, यानी जो वहाँ के जो दरबार था, दिल्ली दरबार, वहाँ के घरेलू कर्मचारी कौन कौन हुआ करते थे। तो घरेलू कर्मचारी थे वो आमिर ए आखूर, ठीक है। आमिर ए आखूर बहुत इंपॉर्टेंट पद है, आमिर ए आखूर। ये क्या था, अश्वशाला का प्रधान जो पति होता था उसे बोला था आमिर ए आखूर। और ये चीज़ आपको बतानी है कमेंट में कि आमिर ए आखूर के पद पर सबसे पहले कौन नियुक्त किया गया था, ठीक है। जिसके बाद में वो सुल्तान भी बना, तो कौन था, सर ए जहांदार, ठीक है। सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रमुख था वो था सर ए जहांदार, ठीक है। सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों की देखरेख करने वाला सर ए सिलाहदार।
शाही जो वस्त्र भंडार थे, जो चमकीले रेशमी जो वस्त्र भंडार थे, इनकी देखरेख करने वाला भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर ए जामदार। शाही शिकार की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था वो था अमीर ए शिकार। ठीक है। हरम जो हरम दल बनाया गया था उसमें तो ये जो उसका प्रमुख घरेलू कर्मचारी थे ख्वाजा सराय। और इस प्रकार से कंप्लीट होती है हमारी कौन सी केंद्रीय शासन व्यवस्था, जो सल्तनत कालीन की केंद्रीय शासन व्यवस्था है। देखिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2 बार अवश्य देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रांतीय। देखिए, अभी तक बात कर रहे थे हम केंद्र के बारे में, अब केंद्रीय शासन व्यवस्था तो समझ में आ गई सबको। सुल्तान भी बन गया। ठीक है, बनने के पश्चात उसने विभाग का बंटवारा भी कर दिया। अब हम देखेंगे प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय क्या होता है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो स्टेट थे वो कितने पार्टों में बटे हुए थे। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो इसके अतिरिक्त केंद्रीय व्यवस्था के बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट थी, देखो वो 4 भागों में डिवाइड थी। सबसे पहले क्या था, इक्ता। इक्ता को बोला जाता है प्रांत। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रांत। फिर था सिख। सिख दूसरा बटा हुआ था, सिख को बोला जाता। प्रांत के अंदर क्या होते थे, जिले होते थे, जिस प्रकार से आज भी देखते हैं काफ़ी जिले होते हैं ना। एक जो यहाँ पर एकता से मतलब ये है एक प्रकार का राज्य। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इस प्रकार का जो प्रांत है उसको बोला गया एकता। ठीक है, अब एकता के अंदर क्या होंगे, एकता के अंदर क्या होंगे, जिला होंगे। जिला यानी जिस प्रकार से स्टेट के अंदर क्या होते हैं, जिले होते हैं, है ना। उसके पश्चात में जिले के अंदर क्या होते हैं, परगना होते हैं। परगना को उस समय बोलते थे तालुका। ठीक है, तालुका बोलते हैं। तालुकेदार इसके वो होते थे जो अपना करवर वसूलते थे। ठीक है, तो परगना आज भी क्या करेंगे, अगर आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं या किसी प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आय जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उसमें परगना लिखा होता है। ठीक है, फिर चौथी जो प्राणी थी, सबसे छोटी जो प्रणाली थी वो थी गांव यानी ग्राम। तो इस प्रकार से सल्तनत कालीन जो प्रांतीय व्यवस्था थी, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके समझ भी लेंगे। सल्तनत काल में जो एकता था यानी प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांतपति, इसको जो प्रांतपति होते थे उनको बोला जाता था मुफ्ता। ठीक है, क्या बोला जाता था, मुफ्ता। मुफ्ता बोला जाता था, बली बोला जाता था। ठीक है, 2 चीज़ याद रखना, बली बोला जाता था, मुफ्ता बोला जाता था, इक्तेदार भी बोला जाता था। तो इस प्रकार से 3 नामों से पुकारा जाता था। इन अधिकारियों को कभी भी कि इनको स्वतंत्र सत्ता नहीं प्राप्त थी, कभी भी नियुक्त किया जा सकता था और कभी भी इनको हटाया भी जा सकता था, क्योंकि सुल्तान के द्वारा ही इसको नियुक्त किया जाता था। और इनको हटाने की भी प्रक्रिया थी, जिससे कि अगर वो सही से कर नहीं वसूल पाते थे, वहाँ पर कोई विद्रोह हो रहा है, ऐसी अवस्था में क्या किया जाता था, इनको उस स्थान से हटा दिया जाता था। और जो जिले थे यानी सिख थे, यहाँ के जो प्रधान थे उनको सिकदार बोला जाता था। तो 2 चीज़ें समझ में आ गई, एक तो क्या बोलेंगे, बली, है ना, इक्तेदार और सिकदार। इक्तेदार कहाँ का होता था, प्रांत का होता था, एक एकता का होता था, एक जिले का होता था। जिस प्रकार से डीएम होता है उसी प्रकार से क्या था, एक था सिकदार। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम कर व्यवस्था, क्या करेंगे हम, कर व्यवस्था। इसके अतिरिक्त भी क्या किया गया, जो सुल्तानों के द्वारा स्थिति के अनुसार अलग अलग विभाग भी बनाए गए। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त देखेंगे जो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सबसे पहले दीवान ए वकूफ़ बनाया। क्या बनाया, दीवान ए वकूफ़। किसने बनाया, ये बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ये किस लिए बनाया गया था, दीवान ए वकूफ़ बनाया गया था, व्यय के कागजात जो होते थे उनकी देखभाल करने वाला एक विभाग ही बना दिया, जिसका नाम था दीवान ए वकूफ़। ठीक है, दीवान ए वकूफ़ किसने बनाया, तो ये बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने एक इम्पॉर्टेंट विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज, इसमें क्या किया गया, तो बकाया जो भू राजस्व था इसे वसूलने के लिए, इसकी हिसाब किताब रखने के लिए दीवान ए मुस्तक राज रखा गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आता है एग्जाम में आया हुआ, इसीलिए हमने कहा आपको याद दिला देते हैं। इसको एक चीज़ याद रखेंगे, क्या, दीवान ए वकूफ़, ये क्या था, व्यय की कागजातों की देखरेख करने वाला किसने बनवाया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया दीवान ए मुस्तक राज, यानी ये भू राजस्व वसूलने के लिए या इसका लेखा जोखा रखने के लिए। ठीक है, दीवान ए आमिर कोही, कृषि विभाग भी बनाया। दीवान ए आमिर कोही किसने बनाया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो अलग अलग विभाग हो गए, 3 विभाग हो गए। ठीक है,
एक तो दीवान वकूफ़, याद रखना एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा कौन सा? दीवान मुक़्सद दराज। चौथा तीसरा क्या था? दीवान अमीर कोई। ये कौन सा है? ये कृषि विभाग है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत बनवाया था, वाणिज्य मंत्रालय बनवाया था। दीवान बंदगान ये बनवाया था फिरोज शाह। तुगलक ने ये दास विभाग था, जब दासों की संख्या अधिक हो गई तो उसने एक दास विभाग ही बना डाला जिसका नाम था दीवान बंदगान। ठीक है, किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने एक और चीज़ बनाई, दीवान खैरात। दान बांटने के लिए उसने क्या किया? दीवान खैरात भी बनवाया। किसने बनवाया? दीवान खैरात। ये किसने बनाया था? ये बनवाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, दीवान इस्तिहाक, पेंशन विभाग भी बनवा दिया। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिरोज तुगलक के बारे में। पहला क्या? दास विभाग, दीवान बंदगान। दान विभाग, दीवान खैरात। पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये विभाग बनवाया गया था, यानी इस प्रकार की विभाग एग्जाम में आते हैं। तो ये हो गई विभागों की बात, जो केंद्रीय प्रशासन इकाई थी उसकी बात हो गई। अब हम देखेंगे कर व्यवस्था कौन सी। तो अगर सल्तनत कालीन की मुख्यतः कर व्यवस्था देखी जाए तो 4 प्रकार की व्यवस्था थी। एक थी खराज, उस्त्र, जजिया, ज़कात। इस 4 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू थी सल्तनत काल में। खराज क्या होता था? तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो भूमि कर था, जिसकी जो संख्या थी वो 33% से लेकर के 55%, यानी 1/3 से लेकर के, कहीं पर 1/3, 1/4, 1/5 भी थी और 1/2 भी थी। यानी समझ लीजिए 1/3, कहीं 1/5 भी थी। इस प्रारंभ में, बीच में 1/5 भी ली गई। तो अधिकतर आपको याद रखना 33% से लेकर के 50% तक ये खराज लिया गया। खराज क्या है? तो जो गैर मुस्लिम होते थे उनकी भूमि पर जो कर लगता था उसे बोला जाता खराज। ठीक है, उससे क्या होता था? तो मुसलमानों पर लगने वाला जो भूमि कर था वो 10वां भाग था। ठीक है, उसे उस्र बोला जाता था। ये मुसलमानों से लिया जाता था, ये 10वां भाग लिया जाता था। ठीक है, जजिया कर था तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो धार्मिक कर था वो था जजिया कर, और सबसे पहले जजिया कर को लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? इस धार्मिक कर में स्त्री, बच्चे, अंधे, पागल, भिखारी, साधु संत, पुजारी, इन लोगों को छूट रहती थी। इन लोगों को कर नहीं देना पड़ता था, जजिया कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन कुछ शासक भी आए जिन्होंने जजिया कर लगाया, और इन यानी यहाँ पर साधु संतों और पुजारियों यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया। तो ऐसे भी सुल्तान हुए हैं। ज़कात। अब ज़कात क्या होता था? तो प्रत्येक मुसलमान का ये धर्म होता था, नैतिक जिम्मेदारी थी, धर्म था कि वो क्या करते थे, उसकी संपत्ति पर एक धर लगता था, धार्मिक कर लगता था। वो होता था 1/40वां भाग। ठीक है, वो क्या करता? अपनी संपत्ति का 1/40वां भाग प्रदान करता था, देता था सरकार को। सरकार क्या करती? इस विभाग को धार्मिक कार्यों में लगाती थी, धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में इसे खर्च करती थी। तो ये कर था ज़कात, जो कि लिया जाता था मुसलमानों से। थोड़ी सी ठीक है बात हो जाए न्याय व्यवस्था पर, क्योंकि हमने बात कर लिया प्रशासनिक इकाइयों पर, बात कर लिया कर व्यवस्था पर, राजस्व व्यवस्था पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था पर। तो जो न्याय व्यवस्था थी उस समय वो 3 प्रकार से डिपेंड थी, यानी 3 प्रकार से, क्योंकि अभी हम देखेंगे न्याय व्यवस्था, एक तो फौजदारी मुकदमे होते हैं, एक तो जो राजस्व संबंधी होते हैं, दीवानी संबंधी मुकदमे होते हैं। लेकिन उस समय 3 प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी, 3 प्रकार के न्यायालय थे। एक न्यायालय का नाम था, पहला सद्र, उस्र, सुदूर। ठीक है, ये क्या करता था? ये धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। ये सब क्या करता था? ये इन धार्मिक मामलों की देखरेख करता था, क्योंकि उस समय हमने बताया कि जो सल्तनत कालीन में कुछ ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने ज़बरदस्ती जो अन्य धर्म यानी के लोगों को प्रताड़ित करके अपने मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवाया। ठीक है, कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसे सुल्तान भी हुए हैं जो ज़बरदस्ती ये काम किया। इसीलिए क्या किया गया था? एक अलग विभाग ही बनाया गया था धार्मिक मामलों के लिए, किसी धर्म की अवहेलना ना होने पाए, किसी धर्म को किसी प्रकार की क्षति ना होने पाए। इसीलिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था सद्र उस सुदूर। ठीक है, दूसरा फौजदारी मुकदमों के लिए बनाया गया था काजी उल कुजात। क्या बनाया गया था? काजी उल कुजात। ठीक है,
दीवानी मुकदमों के लिए बनाया गया था दीवान ए ममलूकत। ठीक है, ये राजस्व संबंधी जितने भी मामले होते थे यहाँ पर इनका निपटारा किया जाता था और इन सभी न्यायालयों की सहायता करने के लिए एक कानूनी विशेषज्ञ भी रहता था जिसका नाम था मुफ्ती। तो मुफ्ती कौन होता था? ये था कानूनी विशेषज्ञ जो कि न्याय व्यवस्था में इन तीनों मामलों में क्या हस्तक्षेप करता था और अपनी अपना जो एक प्रकार का कह लीजिए कि अपना सिक्का चलाता था और यही क्या करता था, सलाह भी देता था इन तीनों विभागों को। न्याय व्यवस्था से जुड़े इसके अतिरिक्त 3 अधिकारी भी थे। ठीक है, 3 विभाग हो गए, 3 अधिकारी हो गए। जिस प्रकार से अभी तो देख लीजिए कि जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, तो अलग अलग न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होता है ना, तो इस प्रकार से न्यायाधीश भी अधिकारी भी थे जिसका पहले का नाम था आमिर ए दाद। क्या नाम था? सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो था आमिर ए दाद। दूसरा जो अधिकारी था वो था नायाब ए दाद। ठीक है, तीसरा जो अधिकारी था वो था मुहतसिब। ठीक है, तो 3 प्रकार के अधिकारी हो गए। अब इनमें देख लेंगे इनका तीनों का काम क्या है। तो सबसे बड़ा जो होता था वो आमिर ए दाद होता था। इसका काम होता था बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंड देना। ये एक प्रकार समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हो गया। कौन? आमिर ए दाद एक समझ लीजिए मुख्य न्यायाधीश। ये क्या करता? बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ता था और इस काम में क्या करता? नायब ए दाद क्या करता था? सहायता प्रदान करता था और छोटे छोटे मुकदमों को निपटाने के लिए मुहतसिब होता था जो कि जनसाधारण पर नियंत्रण रखता था। तो इस प्रकार के 3 अधिकारी भी थे जो कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करते थे। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आई तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो हम नहीं चाह रहे हैं कि काफ़ी लंबी हो, तो बस इतना ही दोस्तों। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए इसलिए हमने कहा ये भी आपका टॉपिक हम कंप्लीट करवा देते हैं। और इसके पश्चात में अभी हम क्या करेंगे, सल्तनत काल में जितने भी वास्तुकला निर्माण, जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इमारतों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आती हैं, उसका वीडियो हम आपको पिक्चर के सहित यानी फ़ोटो के सहित में प्रोवाइड कराएंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात में हम MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे मुग़ल वंश की। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।